Dear students, class 12th business studies, topic general principle of management given by Henry Fayol. Student, two principle of management आपके सिलेबस में है, एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय मिस्टर हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इनके 1 to 5 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं. यानी जनरल प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल टोटल 14 प्रिंसिपल दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं. और उन्होंने कहा है कि दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द प्रिंसिपल. उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल का अंत नहीं है. ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई सिद्धांत नहीं होगा, कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा. कहें कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैनेजमेंट डेवलप अदर प्रिंसिपल. अन्य प्रिंसिपल को भी वो डेवलप कर सकता है, अन्य प्रिंसिपल को भी वो फॉलो कर सकता है. तो इनके शुरू के 5 प्रिंसिपल्स का डिस्कशन हम लोग कर लिए थे. रिमेनिंग प्रिंसिपल का डिस्कशन हम लोग आज देख रहे हैं, जिसमें आपका 6 है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेनरी फ्योल, इम्प्लाई सेक्रीफाइस देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दे फॉर वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. जो संस्था का उद्देश्य है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, उस एम के लिए यदि उसका कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में जब दोनों में टकराव हो, यानी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, और एम्प्लॉइयों का इंटरेस्ट है, एम्प्लॉइयों की इच्छा है कि हमें मैक्सिमम सैलरी लेना है. अगर ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बोल रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को पीक पे ले जाइए, टॉप पे ले जाइए इसी सैलरी में, तो यहाँ पे एम्प्लॉई को क्या करना है, सेक्रीफाइस कर देना है. यानी अपने विलिंग को, अपनी इच्छा को सेक्रीफाइस कर देना है. किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए. सीधी सी बात है, दोनों में इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल एम और ऑर्गेनाइजेशनल एम. एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करेगा. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है कि पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट फुलफिल होते हैं, फिर सोशल ऑब्जेक्ट फुलफिल होते हैं, उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्ट फुलफिल होते हैं. तो मिस्टर हेनरी फ्योल कोल माइन में काम करते थे. उन्होंने देखा कि वहाँ के एम्प्लॉई इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. हमको अधिक से अधिक छुट्टी चाहिए, अधिक से अधिक सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, कमीशन कहीं चाहिए, और कोल माइन फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और कोल माइन फैक्ट्री का डे टू डे प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा था. ऐसे सिचुएशन में उन्होंने एक प्रिंसिपल विकसित किया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. यानी कि आप अपने इंटरेस्ट को, अपनी इच्छा को छोड़ दीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशनल एम को फुलफिल करिए. सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन. मीन्स अगला प्रिंसिपल है इनका, 7 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन. अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेनरी फ्योल, सैलरी, फेयर सैलरी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई को कम से कम इतनी सैलरी प्रोवाइड करें कि वो सेटिस्फाई हो, अनसेटिस्फाई ना हो. वो उसको जीवन को, अपने लाइफ को सर्वाइव कर सके, कम से कम इतनी सैलरी मिलनी चाहिए. अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलनी चाहिए, तभी वो जो है अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगा. क्योंकि अनसेटिस्फाइड पर्सन कैन नॉट नेवर कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम. कोई भी अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉई अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को. इसलिए मिस्टर हेनरी फ्योल कहिए कि आप अपने एम्प्लॉई को एक स्टैंडर्ड सैलरी देने का प्रयास करिए, ताकि वो अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे सके. इससे क्या होगा, एम्प्लॉई मोटिवेट होंगे. अगर उनको ठीक से सैलरी मिलेगा, स्टैंडर्ड सैलरी मिलेगा, वो अपने लाइफ को सर्वाइव कर लेंगे, उसमें सेटिस्फाई रहेंगे. जब सेटिस्फाई रहेंगे तो वो मोटिवेट रहेंगे, मोटिवेट होकर काम करेंगे, और अपना मैक्सिमम 100% ऑर्गेनाइजेशन को देने का प्रयास करेंगे, फैक्ट्री को देने का प्रयास करेंगे. तो इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, स्टैंडर्ड सैलरी एम्प्लॉई को प्रोवाइड होने चाहिए. नेक्स्ट है इनका प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फ्योल, कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और नॉट कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन.
मिस्टर फ्योल कहते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में न तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, न तो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्टूडेंट, सेंट्रलाइजेशन मीन्स ऑल द पावर रिजर्व बाई 1 पर्सन और 2 पर्सन। उस फैक्ट्री में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी पावर है, जो कुछ भी अथॉरिटी है, जो कुछ भी शक्ति है, डिसीजन लेने के जो पावर्स हैं, वो किसी एक व्यक्ति के पास या 2 व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज हो, वो आपका सेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह के एम्प्लॉय हैं, जितने भी पोस्ट हैं, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, सिर्फ डिसीजन लेकर के अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो पूरा पावर 1 या 2 व्यक्ति के पास सेंट्रलाइज होना चाहिए, न तो पूरा पावर सभी व्यक्तियों के पास, सभी एम्प्लॉयों को दे देना चाहिए। मिस्टर हेनरी फ्योल कहे कि इसमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। जब तक बैलेंस नहीं रहेगा तब तक वर्क डिले होगा और वर्क में इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि न तो पूरा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी सारी शक्ति 1 या 2 लोगों के पास सीमित नहीं होनी चाहिए, न ही सारी शक्ति सभी एम्प्लॉयों को दे देनी चाहिए। वो देखना चाहिए कि वर्क का नेचर क्या है, वर्क का टाइम क्या है, कितने पावर की ज़रूरत है, जितने पावर की ज़रूरत है, जितनी शक्ति की ज़रूरत उतना ही शक्ति पावर डेलीगेट किया जाए एम्प्लॉइयों को। एक्सेस पावर जब डेलीगेट कर देंगे, जब एक्सेस पावर एम्प्लॉइयों को, मैनेजर्स को डेलीगेट कर देंगे या फैक्ट्री ओनर कर देगा, तो ऐसे सिचुएशंस में अनडिसिप्लिन क्रिएट होगा, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो मिस्टर हेनरी फ्योल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर बैलेंस सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन है तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में रन करेगा और जो ऑपरेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होंगे वो इफ़िशिएंट वे में होंगे, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी।